मेरा नाम मालती है। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे घर में मेरे अलावा मेरे माता पिता और मेरे 2 भाई बहन थे। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरे दोनों भाई बहन मुझसे छोटे हैं। पिताजी इतना कमा लेते थे कि हमारे घर का गुजारा हो जाता था। हम तीनों बहन भाई पढ़ रहे थे, मगर हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे खर्चे भी बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, महंगाई भी बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से आज पिताजी की कमाई के पैसे खर्च के हिसाब से कम पड़ने लगे थे, जिसकी वजह से हमारे घर में परेशानियां आती जा रही थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन घर में जब से पैसों की तंगी होने लगी थी, मेरे पिताजी का कहना था कि हम पढ़ाई छोड़ दें और घर बैठें, लेकिन मैं उनकी बात मानने को कभी तैयार ही नहीं होती थी। जबकि मेरी छोटी बहन का नाम मीरा था। वह तो इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके अच्छे नंबर आ जाते थे। वह अच्छे नंबरों से पास हो जाती थी। वह तो बस अपनी पढ़ाई इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसको लगता था कि उसकी अभी पढ़ाई की उम्र है, जबकि उसे अभी और कोई काम नहीं है। तो उसने अच्छा है वह पढ़ ही ले, लेकिन घर में परेशानी देखते हुए उसने सबसे पहले अपना कॉलेज जाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे माता पिता ने उसे बहुत सहारा था कि उनकी बेटी को उनके हालात का अच्छे से पता है, जिसकी वजह से वह बिना जिद किए अपनी पढ़ाई को आसानी से छोड़ बैठी हैं। मुझे पता था मेरे माँ बाप यह बातें सिर्फ मुझे सुनने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं ऐसी बातों एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। मेरी छोटी बहन मीरा अपनी तारीफ़ पर बहुत खुश हुआ करती थी। मेरे सामने बहुत इतराती थी, जिस पर मैं मुंह बनाकर उसे झिदक दिया करती थी। मेरी बहन अपनी पढ़ाई छोड़ने के कुछ ही दिन में स्कूल में थी और वह जल्दी ही घर में रहते रहते अब बोर हो चुकी थी। वह तो सोचे हुए भी थी कि पढ़ाई छोड़कर घर में मज़े करेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि मम्मी उसे घर के कामों में लगाए रखती थी, जिससे वह बहुत घबराती थी। वह अक्सर अब तो मेरे सामने शिकवा करती थी कि अब वह घर में एक काम वाली मासी बनकर रह गई है, जिस पर मैं उससे इतर कर कहती थी कि कर लो मज़े, पढ़ी तुमने ही तो पढ़ाई छोड़ी थी। हम दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत चिढ़ाते थे, लेकिन इसके बाद भी हम दोनों बहनों में बहुत प्यार था और हमारा छोटा भाई मम्मी पापा के साथ साथ हमारे लिए भी लाडला था। मेरी बहन दिल की बहुत अच्छी थी। उसने पापा को परेशानी में देखते हुए जल्दी से अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन जब उसे देखा कि पापा की परेशानी इसी तरह बरकरार है, तो वह उसका हल ढूंढने लगी। उसे कोई और काम तो नहीं आता था, तो इसीलिए उसने किसी स्कूल में टीचर की नौकरी तलाश करना शुरू कर दी। जिस पर मैंने उससे कहा कि तुम्हारी पढ़ाई छोड़ने का क्या फ़ायदा, तुम तो दोबारा से इस रूटीन में आ जाओगी। सुबह को जल्दी उठना, स्कूल जाना, दोपहर को थके हारे वापस आना। मेरी बात पर उसने गहरी सांस ली और कहा कि दीदी आपका तो ठीक कह रही हो, मुझे पढ़ाई के लिए जाना भी इन्हीं कामों की वजह से मुश्किल लगता था। एक तो घर में मैं खाली रहकर बोर हो गई हूँ, ऊपर से घर का काम मेरा पीछा नहीं छोड़ते। मुझे यह सारे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं पापा के लिए उनके घर की कमाई में हाथ बटाना चाहती थी, ताकि मेरे कुछ कामों की वजह से कमाने से उनका फ़ायदा हो। मेरी बहन अपने माँ बाप को मुश्किल में नहीं देख सकती थी। अपनी छोटी बहन की इतनी प्यारी बातें सुनकर मैं उसे सहारा थी कि वह मुझसे छोटी होने के बावजूद भी
कितना अच्छा सोचती हैं, लेकिन यह सब तो सिर्फ कुछ ही पलों के लिए था। उसके बाद फिर से हम एक दूसरे के ऊपर कमेंट पास करने लगे और एक दूसरे को चिढ़ाने में मग्न हो गए थे। जिस जगह मेरा घर था उस जगह मोहल्ले के साथ साथ नई कॉलोनियाँ बन रही थी, और जो नए नए घर बन रहे थे वह बहुत बड़े और खूबसूरत थे, जिनको देखते ही आंखों में खुद ब खुद उनको पाने की हसरत जागती थी। देखते ही देखते वहाँ कुछ दिनों में ही नए घरों की तादाद बढ़ने लगी। हम सभी की नज़रों पर उन घरों पर थी और उन घरों में रहने वाले लोगों पर रहती थी। उसे कॉलोनी में बहुत अच्छी क्वालिटी का काम हो रहा था। वहाँ एक अस्पताल और एक प्राइवेट स्कूल भी बन रहा था। मेरी बहन यही काम करने का सोच रही थी। वह इंटरव्यू देकर आई। अब बस उसे अपने बुलावे का इंतज़ार था। उसकी पढ़ाई देखने के बावजूद स्कूल वालों ने उसे नौकरी पर कैसे रख लिया, शायद यही सोचकर मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। बहन यही काम करने का सोच रही थी। वह इंटरव्यू देकर आ गई थी। अब बस उसे अपने बुलावे का इंतज़ार था। उसकी पढ़ाई देखने के बावजूद स्कूल वालों ने उसे काफ़ी अच्छी सैलरी देने का ऑफ़र भी किया था, जिस पर मेरी बहन बहुत खुश हुई थी। उसने खुश होने पर पहले तो मैं उससे चिढ़ती थी, स्कूल वाले पागल हो गए हैं क्या, जो इस काबिल देख वगैरह ही अच्छी सैलरी ऑफ़र कर रहे हैं। मगर फिर मैं उसके चमकते चेहरे को देखकर चुप कर गई। उसे मुबारकबाद देने लगी। मम्मी पापा एक बात फिर मेरी बहन से बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। उसकी बहन ज़्यादा तारीफ़ भी करने लगी थी, पर वह चिढ़ाते हुए मुझसे कहती थी कि देखो मेरे घर में कितनी वैल्यू है, सब लोग मेरी कितनी तारीफ़ करते हैं और मैं बस उनकी आंखें दिखाती रह जाती। इसी तरह लड़ते झगड़ते मेरी छोटी बहन, जो मुझे कुछ गैर जिम्मेदारी सी लगती थी, आज वह अपनी टीचर की सीट को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। हर कोई उसकी तारीफ़ करता था। उसे मिलने वाला हर महीने की सैलरी से घर के हालात पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था, क्योंकि उसकी सैलरी अच्छी खासी थी। जिस स्कूल में वह नौकरी कर रही थी वहाँ मर्द और औरतें दोनों ही जॉब किया करते थे, जिस वजह से उसकी सबसे अच्छी भांति बोलचाल थी। शुरू में तो सब कुछ ठीक चला था। फिर जिसने मेरी बहन थोड़ी परेशान और उदास थी, वह यह सब कुछ एक पाएगी या नहीं, लेकिन कम वक्त ना जाने उसके साथ ही उसकी इस काम की आदत होने लगी और वह बहुत खुश ही रहने लगी थी। पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाना आसान है, और वह अपनी सारी सैलरी पापा में लाकर देती, और जैसे पापा का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त थे। तभी उन्होंने मुझे अपनी बेटी छोटी बहन कुछ परेशान सी लगी थी। पहले तो मैंने इसे अपना बहम समझ लिया था, लेकिन शायद मुझे कुछ गलतफहमी हो रही थी। वह थक जाती हैं, इसीलिए इतनी परेशान रहती हैं। जब कुछ दिन तक मैंने उसके चेहरे पर परेशानी देखी तो मैंने उससे उसकी वजह पूछ ली, जिस पर पहले तो वह मुझे कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन फिर हिचकिचाते हुए बता रही थी। लेकिन फिर मेरी ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने पर उसने मुझे बता दिया। उसकी आवाज़ भी मुझे परेशान भरी लग रही थी। वह थोड़ी हिचकिचाहट के साथ शिकार थी। उसने बताया कि उसके साथ जो लड़के काम करते हैं वह उन्हीं से परेशान हैं। वह उसे कुछ अच्छी आदत के नहीं लगते। वह उनकी मौजूदगी में खुद को बहुत बेफिजूल महसूस करती हैं। वह सब कहने हैं, साथ ही यह भी कहने लगी कि पता नहीं ऐसा कुछ है भी या नहीं, या फिर यह सब कुछ मेरा वहम है। सब कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती हो रही है। यानी वह कंफ्यूज हो रही थी।
मैंने उससे कहा कि वह ज़्यादा परेशान ना हो, अगर उसे उन सबसे ज़्यादा ही परेशानी हो रही है तो वह अपनी नौकरी छोड़ सकती है या किसी स्कूल में नौकरी ढूंढ लेती है। अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डाले और इस बात को अपने दिल से ना लगाए। मैं हर तरीके से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, उसे तसल्ली दे रही थी, जिस पर उसने एक गहरी सांस भरी और उसने सर हिला दिया कि ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन उसका कुछ करने से पहले ही जो कुछ हुआ था वह तो हमें बेमौत मार गया। उस हादसे ने जैसे मुझे पछतावे के दलदल की ओर धकेल दिया। मेरी बहन ने नौकरी छोड़ने से पहले घर में मम्मी पापा से बात की कि वह बहुत परेशान है और उसे नौकरी छोड़ने की वजह पूछने लगे। लेकिन मीरा मम्मी पापा को वह वजह नहीं बता पाई जो उसने मुझे कहा था। उसने जब मम्मी पापा से नौकरी छोड़ने की ज़्यादा ही जिद की तो उन लोगों ने मना कर दिया कि फिर उन लोगों ने कहा ठीक है, जैसा तुम्हारा दिल करे वैसा ही करो, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। जिससे मेरी बहन खुश हो गई। उसने सोचा कि वह जल्द ही उस स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में नौकरी तलाश कर लेगी, चाहे वहाँ उसकी सैलरी थोड़ी कम ही क्यों ना हो, लेकिन वहाँ सेफ तो होगी। अभी मेरी बहन ने नौकरी छोड़ी ही नहीं थी जब पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वह सब काम छोड़कर घर में रहने लगे। अब घर का सहारा सिर्फ मेरी छोटी बहन ही थी, जिसकी वजह से उसने स्कूल छोड़ने से पहले तसल्ली से काम लिया। और यही सबसे बड़ी उसकी गलती थी कि वह जिस हादसे का शिकार थी, उसका दिल जिस वजह से डर रहा था वह सब कुछ सच साबित हुआ। वह अपनी इज्जत गंवा बैठी। उसके साथ स्कूल में किसी ने गैंगरेप किया, जिसकी वजह से वह लगभग पागल ही हो गई थी। जिस दिन उसके साथ स्कूल में यह अजीब सा धक्का लगा, मैंने पापा से कहा तो उन्होंने कहा कि आ जाएगी, अभी थोड़ी देर सवेरे हो ही जाती है। लेकिन फिर क्या, जब वो घर नहीं लौटी तो मेरे दिल को बहुत बेचैनी सी होने लगी और धीरे धीरे किसी काम में लग गई होगी। लेकिन मुझे लगा कि अब ज़्यादा ही देर हो चुकी है, तो मैं अपने छोटे भाई को साथ ले उसके स्कूल में आ गई। मुझे मम्मी पापा के हैरानगी भी नहीं थी कि वह दोनों ज़्यादा ही लापरवाही से कम ले रहे थे। स्कूल पहुंची तो वहां सिर्फ गेट पर गार्ड बैठा हुआ था, बल्कि पूरा स्कूल खाली हो चुका था। उसे मेरी बहन के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने गार्ड से स्कूल के अंदर जाने की इजाज़त ली और अंदर जाकर सारा स्कूल छान मारा, लेकिन एक जगह वह मुझे भी सिसकती हुई मिल गई। उसकी हालत देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने जल्दी से उसे अपने साथ पड़ी एक चादर में ढक लिया। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मैंने होश आवास उड़ चुके थे। मैं जल्दी से पापा को फ़ोन करके उन्हें घर से स्कूल आने को कहा, जिससे वह भी घबराकर जल्दी से स्कूल आ गए। हम लोग जैसे तैसे उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल जाकर हमें बहुत ही सुविधाओं का सामना करना पड़ा। मेरी बहन अपने साथ हुए इस हादसे से खुद को कबूल नहीं कर पा रही थी। वह तो एक जिंदा लाश की तरह हो गई थी और हम सब घर वालों का भी यह बहुत बुरा हाल था। सभी जैसे एक दूसरे से नज़रें चुराते रहे। हमने इस बात की खबर किसी को नहीं होने दी, मगर ऐसी खबरें तो छुपती नहीं रहती। हमारे लाख ना चाहने के बावजूद भी लोगों को धीरे धीरे सब कुछ पता चल गया। हम मीरा को अस्पताल से घर तो ले आए, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वह तो जैसे पागल ही हो गई थी, किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी। कोई उसके कमरे में भी जाता तो वह चीखने चिल्लाने लगती। मैं उसकी ये हालत का जिम्मेदार अपने माँ बाप को समझती थी। मुझे अपने माँ बाप पर बहुत मतलबी और लालची महसूस हो रहे थे, जो पैसों के लालच में अपनी बेटी की इज्जत का सौदा कर बैठे थे। वह अपनी बेटी की परेशानी को महसूस नहीं कर सके थे।
और उसे जानबूझकर ऐसी दलदल में धकेल दिया था। जैसे जैसे आस पड़ोस के लोगों को मेरी बहन के हुए हादसे के बारे में मालूम हुआ, वैसे ही लोगों की कड़वी बातें बढ़ने लगी। हम किसी से नज़र तक नहीं मिलने के काबिल थे, बल्कि हम तो घर से बाहर तक निकलने के काबिल ही नहीं थे। मम्मी पापा ने अपने बेटे की यह हालत देखकर बहुत गुमसुम रहने लगे थे। पापा ने खुद के ठीक होने के बावजूद भी घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। वह कहीं जाकर कोई भी काम करने निकलते तैयार ही नहीं थे, जिसे धीरे धीरे घर में आंखों की मोहर बानी लगी। दूसरी तरफ मेरी बहन का इलाज भी चल रहा था, क्योंकि वह हर वक्त अपने आप को किसी न किसी बहाने से मारने को तैयार रहती और हर वक्त कोई उसके पास रह भी नहीं सकता, उसकी देखभाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसे किसी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं थी और सबको दौड़ाती, इसीलिए उसे हर वक्त नींद की गोली की आदत हो गई थी। कोशिश भी यही करते थे। अपनी बहन की हालत देखकर मैं खून के आंसू रोती थी। कुछ दिन बाद जब मेरी बहन डॉक्टर के पास लेकर जाना था, तो मैंने पापा को इस बारे में बताया। मुझसे नज़रें चुराते हुए बोले कि अब वह डॉक्टर के पास उसे नहीं लेकर जाएंगे, वक्त गुजरने के साथ साथ वह खुद ठीक हो जाएगी। मैंने उसकी बात सुनकर सर हिला दिया और कहा कि ठीक है, मैं उसे खुद डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। पापा आगे से कुछ मुझ पर गुस्सा करने लगे, लेकिन मैं जिद करके उसे डॉक्टर को अपनी बहन को ले गई। उसे वहां अस्पताल में एडमिट करा दिया गया, लेकिन मेरी बहन किसी को देखने की हालत में नहीं थी और न ही पहचानती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी तबीयत में सुधार होने की बजाय और बिगड़ रहा था। वह डरी सहमी रहने लगी, जिससे मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैं उस वक्त खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मम्मी मेरे साथ तो थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता कि वह अपनी बेटी की तकलीफ़ को कैसे महसूस नहीं कर रही हैं। जैसे मैं अपनी बहन को दर्द में देखकर तड़प उठी थी। उनके जज्बात मुझे अजीब से लगते थे, लेकिन मैं सोचती थी कि शायद सदमा इतना बड़ा है, उसी का शिकार यह सब उसी के रिएक्शन होगा। मेरी बहन घर के किसी भी मेंबर को देखना तक पसंद नहीं करती थी और देखती तो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती थी। उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते और मैं उसे अपने सीने से भी ना लगा सकी थी। मैं उसके साथ हूँ और वह ठीक हो जाएगी। हम दोनों मिलकर उसके मुजरिम को सजा देंगे। एक दिन डॉक्टर के पास मुझे अकेले डॉक्टर ने मुझे बुलाया, कहा कि मेरी केबिन में आ जाओ और वो भी अकेले। तुम अगर अपनी बहन को बचाना चाहती हो तो उसे कहीं दूर ले जाओ या फिर कहीं छुपा दो, ताकि किसी की उस पर नज़र ना पड़े। इसे अपने घर वालों से दूर रखो, वरना एक दिन वह मर जाएगी। मैं डॉक्टर की बातें सुनकर हैरान और परेशान सी हो गई थी। वह ये सब क्या कह रहे हैं? फिर मैंने यह सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी कि शायद मेरे माँ बाप के व्यवहार को देखकर यह सब कुछ कह रही है। हम ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में भी नहीं रुक सकते थे, लेकिन हॉस्पिटल की छुट्टी होने से पहले मम्मी ने मुझसे कहा कि अब वह इस तरह से उसे घर लेकर जाने के लिए तैयार नहीं है। मम्मी ने मुझसे कहा कि अब वह थक चुकी है, उसको कुछ बताते अपनी बेटी मर गई है, अब और ज़्यादा लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मी की इस बात से मेरे दिल को बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं भी इस मामले को दबा देना चाहती थी, इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर मैंने मम्मी की बात मान ली। उसके बाद हमने सोचा कि रात को हम मीरा को घर लेकर जाएंगे, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देंगे। हमने वही किया। हमने प्लान के मुताबिक हम रात के अंधेरे में मीरा को घर ले गए, जिससे
किसी को भी कुछ नहीं पता चला था। और घर में जब भूखे रहने की नौबत आ गई तो पापा ने इस तरह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो मैंने कहा कि मैं कोई काम कर लेती हूँ, जिसकी वजह से पापा ने मुझे तसल्ली से मना कर दिया और सख्ती से कहा, और दूसरे दिन खुद काम पर जाने लगे। दूसरी तरफ मेरी बहन को कमरे में बंद कर दिया गया था और कोई भी उसके पास नहीं जाता। मुझे लगता था कि हमने तो झूठी खबर लोगों को दी है। एक दिन यह सच साबित हो गई तो, क्योंकि मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी, मुझे अपने घर के माहौल से बहुत डर लगने लगा था। सब कुछ बहुत अजीब सा लगता था। मेरे मम्मी पापा भी मुझे पराये से लगने लगे थे। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी और मुझे लगता था कि जैसे मैं भी एक दो दिन में पागल हो जाऊंगी। घर वालों का व्यवहार मेरे साथ भी बहुत अजीब सा हो गया था। मैं अपनी परवरिश में एक बेचैनी सी महसूस कर रही थी। मुझे अपने ही माँ बाप से डर लगने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं किसी बड़ी बीमारी की शिकार हो गई हूँ। मम्मी पापा से तो कुछ कहने का दिल ही नहीं करता था, क्योंकि मैं उनको कोई बात नहीं किया करती थी। सभी अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसके बावजूद भी मम्मी मुझे मेरा पास नहीं जाने देती। यही कहती कि वह उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। उसे खाना पीना भी मम्मी ही दिया करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी बहन का बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस बार मैंने किसी के कहे बगैर ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और जब मैं भी अपने फैसले से पछता रही थी, क्योंकि घर में मेरा वक्त नहीं गुजरता था। अपनी हालात मुझे लगता था कि मैं जैसे डिप्रेशन का शिकार हो रही हूँ। अपनी हालात से घबराते हुए मैंने अपने मम्मी पापा से बात की कि मैं अब दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ। मेरी यह बात सुनकर मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए। मैंने उनसे कहा था कि लोग परेशानी को नहीं, आप परेशान ना हो, मैं घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा निकाल लूँगी। वह मेरी बात मान तो गए थे, लेकिन उन्होंने राज़ी करने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, लेकिन वह गुस्से और सख्ती करने लगे। हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन वह मुझे से मान ही नहीं चुके थे। आगे पढ़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तो मुझे यह कहकर अपनी हालत पर बहुत दुख और गुस्सा आया। रोना भी आ गया और हम कितने बेबस थे। अपनी इस खामोशी को छुपाते हुए अपने साथ हुए इस इतने बड़े हादसे के साथ भी हम मुजरिम को जानते तक नहीं थे। उसे अपने गुनाह की सज़ा देना तो दूर की बात थी। मेरी बहन जिस स्कूल में पढ़ाती थी, उस स्कूल के स्टाफ ने तो ऐसे खामोशी से एक तैयार कर रखी थी जैसे उनको कुछ पता ही ना हो। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि आखिर मेरी बहन स्कूल में पढ़ाने क्यों नहीं जाती हैं। उन्होंने उसकी कोई खबर नहीं ली और खबर लेने की कोशिश भी नहीं की। मैंने पापा से कहा कि पापा, हमें उस स्कूल और इस स्कूल के टीचर्स के ऊपर केस करना चाहिए। पापा ने तो मुझे गुस्से में डांटते हुए कहा कि अपनी ज़ुबान बंद रखो और यह भी कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में मुश्किलों और ज़्यादा ना बढ़ाऊं। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वह मेरी छोटी बहन से तो नफ़रत करते थे, लेकिन साथ साथ मुझसे भी करने लगे थे। हालांकि मेरा एक साथ हादसे में हुई थी, कसूर नहीं था मीरा का बिल्कुल भी। वह तो बेचारी अभी तक तकलीफ़ों में जूझ रही थी। उसे हर तरफ से ताने और कड़वी बातें ही सुनने को मिल रही थी, जिन्हें अब वह समझ नहीं सकती थी, क्योंकि इस हादसे से तो वह पागल हो गई थी। मेरी बहन कुछ दिनों में काफ़ी खबर हो गई थी। उन्हें अभी मेरा ख्याल है और उन्हें दिल में मेरे लिए प्यार भी मौजूद है। मम्मी मेरे सर और पैर दबाती रहती और मैं स्कूल से सो जाती, लेकिन जैसे ही दूसरे दिन सुबह मैं उठती तो मम्मी मुझे एक गोली खिलाकर कहती और यही कहती कि इसे खा लो।
इस गोले को खाने से तबीयत ठीक हो जाएगी। जैसे ही काफ़ी दिन गुजर गए लेकिन मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और बस मैं सोचती रहती थी अपनी हालत में खुद की परेशानी हो गई है। वैसे तो मुझे कोई बीमारी नहीं थी लेकिन इसके बावजूद भी मेरे बदन में थकावट सी महसूस होने लगी थी और बस मन करता था कि लेटी रहूं और सोती रहूं कि शायद हालात की वजह से भी हो सकता है। मैं अपने आप से बहुत तंग आ गई थी। अब कुछ कहने लगी थी। मुझे कुछ याद भी नहीं रहता था। मैं बस अब सोती रहती, उठती भी नहीं। कब क्या करती मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैं सारा का सारा दिन सोती रहती और जब जागती तो फिर सारे घर वाले, तब भी मुझे ऐसा ही लगता कि जैसे मैं नींद में हूँ। मैं इस सबसे बहुत तंग आ गई थी। मुझे लगता था जैसे कुछ बुरा होने वाला है या फिर बुरा हो रहा है या फिर चल रहा है, मगर मैं अपनी तबीयत की सख्ती से वजह से कुछ ज़्यादा नहीं सोच पा रही थी। मैं अपने दिमाग पर काफ़ी जोर डालने की कोशिश करती थी लेकिन फिर भी इस कोशिश में नाकाम रहती। बस सारा दिन अपने कामों में कमरे में पड़े पड़े ही गुजार दिया करती। अगर मैं कुछ करने की कोशिश भी करती तो मम्मी पापा मुझे कुछ करने नहीं देते। कहते थे कि तुम अपने कमरे में आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। नहीं, तुम बीमार तो हो, बस आराम करो। जिससे मेरा दिमाग खटक गया था कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है जो मेरे समझ से बाहर था। इसके बाद मैंने उस वक्त का इंतज़ार किया जब मम्मी पापा की नज़र मुझसे हटी। मैंने जैसे तैसे कुछ कैमरों का इंतज़ाम किया और मम्मी पापा की नज़रों से बचकर मैंने एक कैमरा अपनी माँ की रूम में और एक कैमरा अपने कमरे में लगा दिया। उनका रवैया तो मुझे सबसे खटक लग रहा था। अब तो बस मुझे जानना था कि इंतज़ार था। मैं देखना चाहती थी कि आखिर मेरे सोने के बाद वह लोग क्या करते हैं। पता नहीं यह कैसा वक्त आ गया था कि मुझे अपने मम्मी पापा से भी ऊपर भी भरोसा उठ गया था। लेकिन मैं अपने दिल में यह भी सोचती थी कि जैसा मैं सोच रही हूँ या जैसा महसूस कर रही हूँ वह मेरा वहम ही निकले और कुछ भी नहीं हुआ हो। कैमरे में वह सब कुछ रिकॉर्ड हो गया जैसे मेरे माँ बाप कह रहे थे और साथ ही उनकी बातें भी जो वह किया करते थे, जिससे मेरा दिल फटने लगा। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे ऐसा लगता जैसे मैं मरने वाली हूँ। मेरा शरीर डर की वजह से कांप रहा था। मेरे अपने माँ बाप ने मेरी छोटी बहन को जहर देकर मार दिया था और मुझे भी एक ही घर में रहते हुए इस बारे में पता भी नहीं चला था। मैं बिल्कुल अनजान रही। वह मुझे भी इतना बेबस कर देना चाहते थे कि मैं भी बाहरी दुनिया से ताल्लुक़ ना रखूं। मुझे अपने माँ बाप से ऐसे जुल्म की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आखिर वह अपनी बेटियों के साथ इस कदर जुल्म कैसे कर सकते हैं। उन्होंने मेरी छोटी बहन को क्यों मारा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यह सब कुछ सोचकर मैं पागल होती जा रही थी। इस दुनिया में मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। मैं अपने ही घर में खुद से अनजान महसूस हो रही थी। अब मुझे अपनी जान का खतरा था, वह भी किसी और से नहीं बल्कि अपने ही सगे माँ बाप से। मेरी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था, मगर जब मुझे लगा कि इस कदर बंद रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा तो मैंने सोचा कि मुझे इस बारे में अपनी माँ से ज़रूर सवाल करने चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे इस तरह से चुप रह के जुल्म नहीं करना था। मैंने बहुत हिम्मत करके अपनी माँ का सामना किया और मैं अपना गुनाह कबूल कर लिया कि यह सच है, यह सब कुछ कर चुके हैं। फिर मैंने रोते हुए दोनों से बस इन सब की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि गुस्से में जवाब दिया उनकी बेटे के साथ जो कुछ हुआ था उससे वह इस दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे और वही वजह है कि घर से बाहर निकलने से डरती हैं, इसीलिए
उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए उसको जहर देकर मार दिया। वैसे भी उसकी ज़िंदगी एक जिंदा लाश थी, मगर बन गई थी। उसके बाद उन्हें मुझसे भी खतरा था कि मैं भी मीरा की तरह उनको किसी मुश्किल में डाल दूंगी। इसीलिए वह दिन रात मुझे नशे की गोलियां दिया करते थे, जिसकी वजह से मुझे नींद आती और मैं सोती रहती, ताकि मैं उनका ख्वाब काम खराब ना कर दूं। वह अपनी बेटियों की वजह से सबके सामने नज़रें नहीं उठा रहे थे, बस अपने बेटे के साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। इससे पहले कि मुझे सब कुछ पता चल गया, मैंने उससे कहा कि आप जैसे माँ बाप अत्याचार हुआ, आप उसे अत्याचार का बदला लेने के बजाय उसकी ही जान के दुश्मन बन गए। और मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मेरे साथ हुआ था, जैसा मीरा के साथ हुआ था। फिर आप लोगों ने मेरे साथ ये सब क्यों किया? मुझे भी एक लड़की होने से आप मुझ पर इतनी ज़िंदगी से दूर कर रहे हो। आप लोग तो माँ बाप कहलाने के लायक भी नहीं हो। आप दोनों हमारे दुश्मन हैं। सबसे ज़्यादा तो आप मेरी छोटी बहन के दुश्मन हैं। वह बेचारी तो आप लोगों का साथ देने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी, और आप लोगों ने उनकी इस अच्छाई का ये सिलसिला दिया कि उन्होंने जान से ही मार डाला। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। उससे मुश्किल वक्त में आप लोगों को उसका साथ देना चाहिए था, ना कि उसको मारना चाहिए था। बहुत सारे रास्ते थे हमारे पास। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते, दूर किसी शहर में जाते जहाँ हमें कोई नहीं पहचानता था। वहाँ जाकर रह लेते, वहाँ जाकर एक दूसरे को नई ज़िंदगी की शुरुआत करते, बल्कि उसे भी सब कुछ भुलाकर ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ने पर मजबूर करते। तो नौकरी छोड़ना चाहती थी, मगर फिर आप लोगों के लालच में उन्हें नौकरी ना छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। पापा अपने आप को अपनी बीमारी का बहाना बनाया और अब अपने आप को मुजरिम समझ रहे थे। लगा कि अब ये ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। मैं लोगों के साथ अच्छे से पहचान गई हूँ। मैं यहाँ से जाकर किसी हॉस्टल में रह लूँगी और कुछ बनकर ही अपनी बहन के मुजरिमों को सज़ा दिलवा दूँगी। मेरी बात सुनकर मेरे माँ बाप घबरा गए, मुझे पकड़कर कमरे में बंद करने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैं उन लोगों की पकड़ छुड़वाकर भाग गई। उन लोगों के घर से ही मैं तो उन लोगों की ज़िंदगी में भाग चुकी थी। मुझे एक दिन वापस आना था, क्योंकि मुझे कुछ बनना था और उन लोगों की सच्चाई सबके सामने लानी थी और अपनी बहन के मुजरिमों को सज़ा भी दिलवानी थी। अगर मेरे माँ बाप अपनी इज्जत की खातिर अपनी सगी बेटी की मार सकते हैं, तो मैं उन्हें भी बेटी में खुद को मजबूत करके रात के अंधेरे में सबसे पहले रोशनी तलाश करने के लिए निकल पड़ी। मैं रात के अंधेरे में अपने लिए रोशनी तलाश करने के लिए निकल पड़ी। मैं शायद ना करती तो उन लोगों पर तरस खा लेती। अगर उन लोगों के चेहरे पर मुझे थोड़ी सी भी शर्मिंदगी दिख जाती, लेकिन वह लोग तो इतने बेगैर थे कि मेरा इतना बड़ा सब कुछ कहने पर भी उन लोगों ने इतने बेगैरत हैं कि मेरा इतना सब कुछ करने पर भी उन लोगों पर कुछ असर नहीं हुआ। वे लोग अपने किए पर डट रहे थे। उन लोगों पर अपने आप पर अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। मैंने सोचा था कि अगर वह लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मैं उन्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन उनका इतना बेरहम होने पर मुझे एकदम कदम उठाना पड़ा। मैं अपने माँ बाप को दुनिया के सामने जलील तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने मेरी बहन के साथ किया उसके लिए शायद उसे सज़ा दिलवाना ज़रूरी था। खैर, हम सब सोचती हुई मैं घर से निकल गई, लेकिन अब मेरे पास रुकने का कोई भी पैसा नहीं था। तभी मुझे याद आया कि मेरी एक दोस्त थी जो मेरे साथ पढ़ती थी, उसका नाम पूजा था। मैंने उसको फ़ोन मिलाया। मुझे सिर्फ इतना पता था कि वह जर्नलिस्ट का कोर्स करना चाहती थी, लेकिन वह काफ़ी पहले की बात थी। हालांकि मेरे पास उसका नंबर तो था, लेकिन
उस नंबर पर जैसे ही 2 बार बेल बजी उसने फ़ोन उठा लिया। मैंने उससे बात की कि पहली बार में वह मुझे पहचान गई। मैंने उससे पता किया और पूछा कि अपनी परेशानी बताइए। उसने फ़ौरन मुझे अपने घर पर बुलाया और वहाँ जॉब करती थी, उसे ऑफिस के पास ही उसने एक कमरा ले रखा था। वह वहाँ अकेली रहती थी। मैं वहाँ पहुँची, उसने मुझे खाना खिलाया। खाना खाने के बाद मैंने उसे अपने साथ हुए पूरे वारदात बताए और वह भी बताया कि मेरी बहन के साथ क्या क्या जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं। यह सब सुनने के बाद उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसका कोई दोस्त लोकेश पुलिस ऑफिसर था। वह अगली सुबह मुझे लोकेश के पास ले गई। मैंने लोकेश के सामने बैठकर सारी बात बताई। लोकेश ने फ़ौरन ही अपने साथियों को साथ लेकर मेरे घर पर धावा बोल दिया। मेरे माँ बाप को मेरे लिए एक बयान की वजह से अरेस्ट किया था। उसके बाद लोकेश ने अपने बड़े अफसरों से बात की और एक भारी पुलिस का दास्तां बुलाकर उसी स्कूल पर रेड डाली। उसी स्कूल के बारे में आरोपी टीचर्स को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया और कुछ कार्रवाई के बाद उस स्कूल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। मेरे माँ बाप को भी मेरी बहन को मारने के जुल्म में और मुझे मारने की कोशिश करने के जुर्म में 10 साल की सज़ा हुई। हालांकि इस बात को हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका, लेकिन फिर भी जो कुछ मेरे साथ घटा मैं उससे पूरी तरह से निकल नहीं पा रही थी और कोशिश कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ अच्छा करने का। और आप लोगों से भी मैं यही उम्मीद करती हूँ, यही चाहती हूँ कि कभी भी आपके साथ कोई जुल्म ज़्यादती हो या आप भी कभी कुछ ऐसा देखें, उसके बारे में फ़ौरन कार्रवाई करें ताकि आपके जैसे और लोग इस खेल का शिकार होकर अपनी जान ना गंवाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, धन्यवाद।